अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 41 कवर करेंगे विच इज़ डिज़ास्टर रिकवरी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। टोटल 11 मॉड्यूल्स हैं इस चैप्टर में फ्रॉम 219 टू 229। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 219 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स। नेक्स्ट आने वाले कुछ मॉड्यूल्स में हम पढ़ेंगे फेलियर की डिफरेंट टाइप्स और उनको ट्रेडिशनली कैसे हैंडल किया जाता है और क्लाउड के अंदर कैसे हैंडल किया जाता है। हमें पता है डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब होता है जब आपका सिस्टम आपका सर्वर किसी टेक्निकल एरर की वजह से या किसी क्रैश की वजह से डाउन टाइम में चला जाता है, तो उसके बाद किस तरह रिकवर होता है, कितने टाइम में रिकवर होता है, क्या-क्या सिस्टम को डैमेज होता है, इन सब चीज़ों को डिज़ास्टर रिकवरी कहते हैं। तो द फर्स्ट फेलियर इज़ डिस्क फेलियर। नाउ डिस्क फेलियर समझने से पहले हम समझते हैं कि डिस्क ड्राइव क्या होती है। डिस्क ड्राइव बेसिकली ऐसे एचडीडी, एसडीडी होते हैं, वो आपके फाइल्स को, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो ये हार्ड डिस्क्स होती हैं, स्पेशली जो एचडीडीज़ होती हैं, उनमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ऐसे बहुत छोटे-छोटे से पार्ट्स जो मुसलसल मूव करते रहते हैं। तो टाइम के साथ-साथ जितना ज़्यादा यूज़ होती हैं, उतना ज़्यादा ये पार्ट्स जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। जो डिस्क होती है वो काम करना बंद कर देती है। क्योंकि ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, ये मिनट के हिसाब से 1000 टाइम्स अराउंड स्पिन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट जो हार्ड डिस्क होती है उसका एक लिमिटेड टाइम लाइफ स्पैन होता है और वो किसी भी टाइम क्रैश हो सकती है, फेल हो सकती है। इसके अलावा डिस्क फेलियर के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे कोई आग लग जाए, कोई फ्लड आ जाए, कोई इलेक्ट्रिकल डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए या फिर फिजिकली डैमेज हो जाए। तो ये रीजंस भी हो सकते हैं डिस्क ड्राइव के फेलियर के। नाउ एमटीबीएफ क्या होता है? इट्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। यानी एक फेलियर के होने के बाद दूसरे फेलियर होने के बीच में कितना टाइम है, वो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम मीन टाइम बिटवीन फेलियर कहलाता है। तो ये जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर होता है एमटीबीएफ, ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, कोई गारंटी नहीं होती। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर हो डिस्क ड्राइव को और वो कहे कि इस हार्ड डिस्क का एमटीबीएफ है 1 मिलियन आवर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क डेफिनेटली 1 मिलियन आवर्स तक काम करेगी बगैर फेल हुए। इसका सिंपली मतलब ये है कि ऑन एवरेज इस डिस्क को टेस्ट किया गया है और वो 1 मिलियन आवर्स काम की है बगैर कि फेल हुए। तो ये कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक एस्टीमेट होता है और आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं ये अनएक्सपेक्टेडली कभी भी फेल हो सकती है किसी भी रीज़न की वजह से। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए, जिसको डीआर प्लान भी कहते हैं। इस प्लान में सिंपली क्या होता है कि एक ऐसा प्लान यूज़ किया जाता है किसी फेलियर के बाद, किसी क्रैश के बाद डेटा रिकवर करने के लिए। नाउ आपके मॉड्यूल में 3 स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं जिनके ज़रिए आप डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी फेलियर के बाद। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल बैकअप। ये सबसे पुराना मेथड है जिसमें आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको कॉपी करके किसी दूसरी अलग सेपरेट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, जैसे कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, यूएसबी ड्राइव हो, कोई डीवीडी वगैरह हो। तो अगर जो मेन हार्ड डिस्क है वो फेल हो जाती है, तो सिंपली एक नई डिस्क खरीद कर तमाम डेटा रीस्टोर कर दिया जाता है उस बैकअप के अंदर। लेकिन यहाँ पर मसला क्या था कि अगर वो ओरिजिनल डिस्क और बैकअप डिस्क दोनों में कोई टेक्निकल इशू आ जाए या फिर कोई और इशू, कोई कुछ फेलियर हो जाए या फिर वो चोरी हो जाए, तो हर चीज़ ज़ाया हो जाती थी, सारा डेटा लॉस हो जाता था। और दूसरी बात कि किसी एक डिस्क से डेटा बैकअप रीस्टोर करना किसी दूसरी डिवाइस में, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेता था। दूसरी स्ट्रैटेजी है रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मल्टीपल हार्ड डिस्क एक साथ काम कर रही होती हैं, बजाय इसके कि आप किसी एक डिस्क पर अपना डेटा स्टोर करें। रेड में क्या होता था कि मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती थी और डेटा को उन सेवरल डिस्क में स्टोर किया जाता था एक साथ, ताकि अगर कोई एक डिस्क फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग डिस्क्स हैं वो काम में आ जाएँ और उस फेल्ड डिस्क को रिप्लेस कर दें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप अपने नोट्स किसी एक साथ 3 नोटबुक्स में लिख के रखते हैं, तो अगर कोई एक नोटबुक खो जाए तो स्टिल आपके पास 2 होंगी। यही स्ट्रैटेजी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स रेड में यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक लिमिटेशन इसके साथ ये है, डिस्क फेलियर से तो रेड आपको प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन अगर पूरे सिस्टम के साथ कोई डिज़ास्टर होता है, कोई फेलियर होता है, तब आपकी जितनी भी डिस्क्स होंगी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे हमने ऊपर आग लगने की या फ्लड आने की एग्जाम्पल देखी थी। फिर इसके अलावा अगर कोई सर्वर ही चोरी कर ले, तो ऐसी सिचुएशंस में जितना भी डेटा क्रॉस मल्टीपल डिस्क मौजूद था वो सब चला गया। नाउ थर्ड स्ट्रेटेजी होती है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज और बैकअप। ये मॉडर्न सोल्यूशन है, तो बजाय इसके कि आप अपने खुद के पास फिजिकली तमाम बैकअप रखें किसी ड्राइव में स्टोर करके,
आपका जितने भी डेटा और बैकअप होता है वो क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर्ड होता है ओवर द इंटरनेट, जैसे कि गूगल ड्राइव में, वन ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में। तो क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होती हैं, जब आप अपना डेटा स्टोर करते हैं वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल कॉपीज़ बना के, यानी उसको रेप्लिकेट करके आपके डेटा की उसको मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर कर देते हैं। तो अगर कोई एक क्लाउड सर्वर फेल होता है, दूसरे सर्वर के पास ऑलरेडी आपका डेटा मौजूद है। कभी-कभार ये जो रेप्लिकेशन की सर्विस होती है, ये ऑटोमेटिकली बगैर किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, बट कुछ प्रोवाइडर्स इस चीज़ की अलग से चार्ज भी लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर। तो ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो डिज़ास्टर के बाद रिकवर करने में सिस्टम को, डेटा को हेल्प करती हैं और आपका सिस्टम कम से कम डाउन टाइम में जाता है। डाउन टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसके दौरान आपका डेटा या आपकी सर्विस अनअवेलेबल है। किसी भी सर्विस के लिए जितना ज़्यादा कम होगा डाउन टाइम, उतना परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। यहाँ पर आपको एक कंपैरिज़न दिया हुआ है बिटवीन ट्रेडिशनल बैकअप, रेड एंड क्लाउड बैकअप विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो जो हमने तीनों स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी उसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्लाउड बैकअप, जो मॉडर्न सॉल्यूशन है डिज़ास्टर रिकवरी के लिए, क्योंकि ये रिमोट होता है, ओवर द इंटरनेट स्टोर किया जाता है, रेप्लिकेट करके रखा जाता है आपके डेटा को, आपके बैकअप को मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल लोकेशंस पे, और किसी फेलियर की सूरत में रिकवर करना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 220 व्हिच इज़ गेन अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट, और जो थ्रेट हम इस मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं दैट इज़ पावर फेलियर। नाउ पावर फेलियर या पावर डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। अगर पावर ब्लैकआउट हो जाए, यानी सारी बिजली चली जाए। पावर सर्ज मतलब अचानक से वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में कोई फ़ॉल्ट आ जाए, कोई बारिश या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, किसी स्टॉर्म की वजह से आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। इससे लॉन्ग टाइम के लिए ये पावर डिसरप्शन होती है। ना पावर सर्ज हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई स्पाइक आ जाए वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अचानक से, किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी तौर पे, तो इसे पावर सर्ज कहते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पावर सर्ज होता है तो उससे आपकी हार्ड डिस्क पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, मदरबोर्ड पे, पावर सप्लाई पे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे इसका परमानेंट डैमेज हो सकता है। अक्सर जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बिल्कुल बिजली चमक रही होती है, इस टाइप की बारिश में जब वोल्टेज स्पाइक होता है, तो उस दौरान अगर आपका कंप्यूटर फॉर एग्जांपल प्लग इन है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से आपकी हार्ड डिस्क बर्न हो सकती है, डेटा आपका हमेशा के लिए लूज़ हो जाएगा। इसी तरह पावर ब्लैकआउट मतलब अचानक से बिजली चली जाए कंप्लीटली। आप फॉर एग्जांपल आप उस दौरान अपने वर्ड में कोई असाइनमेंट लिख रहे थे, आपने सेव नहीं किया था और अचानक से बिजली चली गई, तो वो आप जब रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर तब कुछ भी, क्योंकि सेव नहीं हुआ होगा, तो जितना भी आपका डेटा था वो सब चला गया। इस तरह के ब्लैकआउट में मेनली जो अनसेव्ड डेटा होता है उसका लॉस होता है। इस मॉड्यूल में हम पहला जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान देखेंगे दैट इज़ सर्च प्रोटेक्टर, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है। सर्च प्रोटेक्टर जो है पावर्ड सर्च से आपको बचाती है, यानी जब सडन अचानक से वोल्टेज स्पाइक होता है, अचानक से वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी जॉब होती है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको पावर आउटलेट, जहाँ से पावर आ रही होती है आपके कंप्यूटर के बीच में, पावर आउटलेट और आपके कंप्यूटर के बीच में इसको रखा जाता है। तो जब भी कभी अचानक से वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, स्पाइक होता है, तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हुए, प्रोटेक्टर की तरह काम करते हुए उसको ब्लॉक कर देता है आपके कंप्यूटर तक पहुँचने से पहले। इसके साथ मसला ये है, लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ़ हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करता है पावर सर्ज से। लेकिन अगर कोई पावर ब्लैकआउट होता है, कंप्लीटली बिजली चली जाती है, तब उस सिचुएशन में ये आपकी कंप्यूटर को रनिंग फॉर्म में नहीं रख सकता कि वो स्टिल काम करता रहे। दैन इट इज़ यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये जो है एक बैटरी की तरह काम करता है आपके कंप्यूटर के लिए। अगर बिजली अचानक से चली जाती है, फ़ौरन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं टेम्परेरी तौर पे आपके कंप्यूटर को, ताकि वो रनिंग फॉर्म में रहे, डाउन टाइम में ना जाए, बंद ना हो। तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इस तरह के बहुत बड़े-बड़े यूपीएस सिस्टम्स और जनरेटर्स रखती हैं अपने सर्वर्स को रनिंग फॉर्म में रखने के लिए। देन नेक्स्ट प्लान इज़ शिफ्ट डेटा टू अनदर साइट, यानी डेटा को मूव कर देना या कॉपी कर देना किसी डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कंपनी का एक ब्रांच, एक ऑफिस कराची में मौजूद है और कराची में किसी टेक्निकल एरर की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत सारे घंटों के लिए बिजली चली जाती है, तो उस कंपनी ने क्या किया, वो लाहौर में मौजूद डेटा सेंटर में अपना डेटा शिफ्ट कर दी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो मसला ये है इसके साथ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इस डेटा को ट्रांसफ़र करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज़ मूविंग डेटा सेंटर टू द क्लाउड।
नहीं, बजाय इसके कि आप अपने डेटा सेंटर को खुद से मैनेज करें, आप सिंपली क्लाउड सर्वर्स पर अपना डेटा स्टोर कर दें। क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास पावरफुल यूपीएस सिस्टम्स होते हैं, बैकअप जनरेटर्स होते हैं, उनके मल्टीपल लोकेशंस पे फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं अलग-अलग जगह, और उनके पास बेहतर आपसे बेहतर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से अगर कोई एक क्लाउड डेटा सेंटर किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से पावर लूज़ हो जाती है या कोई ब्लैकआउट हो जाता है, तो क्लाउड ऑटोमेटिकली आपका डेटा और सर्विस किसी दूसरे डेटा सेंटर में मौजूद सर्वर्स पर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्लाउड एक बेटर ऑप्शन इसलिए है कि जो इतने बड़े-बड़े उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो जब बहुत सारे यूज़र्स ये सर्विसेज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो प्राइस होती है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हज़ारों और मिलियंस की तादाद में कस्टमर्स में डिवाइड हो जाती है। तो एज़ एन इंडिविजुअल कस्टमर आपको चीप पड़ता है ये ऑप्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर के लिए एक बहुत बड़ा-सा जनरेटर लें, तो वो आपको अकेले को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं और उस पूरी बिल्डिंग के लोग मिलकर एक जनरेटर खरीदें, तो वो जितनी कॉस्ट होगी वो उन तमाम रेज़िडेंट्स में शेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल इंसान को चीप पड़ेगा। यही क्लाउड भी इसी तरह सेम तरीके से काम करता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू मॉड्यूल 221 व्हिच इज़ अगेन अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स, और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे जो थ्रेट वो है कंप्यूटर वायरसेस। नाउ हम सबको पता है कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो आपकी बगैर जाने के कंप्यूटर में एंटर हो जाता है और आपके सिस्टम को डैमेज करता है, आपकी फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, इंफॉर्मेशन आपकी चुराई जा सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज किया जा सकता है, और उस सिस्टम पर अगर कोई और वर्चुअल मशीन्स रन की जा रही होंगी तो उनमें भी इसको स्प्रेड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। अक्सर जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे यूज़र्स अननोइंगली बगैर जाने गलती से कोई इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कोई स्पैम ईमेल में कोई अटैचमेंट्स होती हैं उनको ओपन कर लेते हैं, या फिर कोई सस्पिशियस लिंक्स होती हैं उनको ओपन कर लेते हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव जिसमें ऑलरेडी मौजूद है वायरस वो अपने सिस्टम में लगा लेते हैं, या फिर इस तरह की हार्मफुल इन्फेक्टेड फाइल्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये वायरसेस शेयर होते हैं, आपके कंप्यूटर में एंटर करते हैं। नाउ स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्रेटली आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को जो आप अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करता रहता है, देखता रहता है। हो सकता है कि जब आप कोई पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो आपके पासवर्ड को वो रिकॉर्ड कर रहा हो, आप जो-जो वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं उनको ट्रैक कर रहा हो, और आप जिन-जिन वेबसाइट्स पे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स, अपनी अकाउंट डिटेल्स या कुछ भी इस तरह का इंपॉर्टेंट डेटा डाल रहे हो, तो आपके हो सकता है ऐसी सिचुएशंस में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चुराई जा रही हो। इस तरह के वायरसेस और स्पाईवेयर्स से बचने के हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल वेज़ कौन-कौन से हैं और क्लाउड हमें क्या-क्या प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल वेज़ में मोस्ट कॉमन 3 मेथड आपको दिए हैं। सबसे पहले कि आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इस तरह के वायरसेस को डिटेक्ट करता है और आपके कंप्यूटर से रिमूव करता है, जैसे कि विंडोज़ डिफेंडर या फिर बिट डिफेंडर। टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वायरसेस भी अपडेट होते रहते हैं, एडवांस होते रहते हैं, तो इस वजह से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी ऑटोमैटिकली अपडेट होते रहते हैं ताकि वो नए आने वाले वायरसेस को रिकॉग्नाइज़ कर सकें। ना वायरस सिग्नेचर क्या होता है? ये एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है किसी वायरस के लिए। तमाम एंटीवायरसेस के अंदर डेटाबेसेस होते हैं जो इस तरह के फिंगरप्रिंट्स को सेव करके रखते हैं। जब भी आपके कंप्यूटर को स्कैन कर रहे होते हैं किसी एंटीवायरस को वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो उसे उस फिंगरप्रिंट से मैच करके देखते हैं, और अगर वो मैच हो जाता है तो वो उसको रिमूव कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपके सिस्टम से। नेक्स्ट ट्रेडिशनल वे इज़ फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं बिटवीन योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आपके कंप्यूटर में आने वाली जितनी भी ट्रैफ़िक है और बाहर जाने वाली जितनी भी आउटगोइंग ट्रैफ़िक है, उन सबको मॉनिटर कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, और अगर इसे कोई चीज़ सस्पिशियस दिखती है, डेंजरस दिखती है, हार्मफुल दिखती है आपके सिस्टम के लिए, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। देन इट इज़ रिस्ट्रिक्ट यूज़र प्रिविलेजेस, यानी हर यूज़र को ये परमिशन नहीं दी जाए कि वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे। जैसे अगर कोई स्कूल का कंप्यूटर लैब है तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिर्फ जो लैब एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इससे एक्सीडेंटली जो वायरसेस इंस्टॉल हो जाते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ये सारे वो तमाम ट्रेडिशनल वेज़ थे जो हमें इस तरह के वायरसेस से बचने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? क्लाउड हमें एक प्रोटेक्शन की एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब क्लाउड एप्लीकेशंस वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स में रन हो रही होती हैं, तो
इस वजह से जो वायरसेस होते हैं उनके लिए जनरली मुश्किल होता है अटैक करना एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम्स। इसके अलावा जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो रेगुलरली सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपडेट कर रहे होती हैं, इस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स को मॉनिटर कर रहे थे, कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई कर रहे होते हैं ऑटोमैटिकली। इसकी वजह से इस तरह के वायरसेस को सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रिवेंट किया जाता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में इस तरह के जो रिस्क्स होते हैं वो कम होते हैं, चांसेस कम होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह के वायरसेस होते हैं वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। स्टिल आपको चाहिए कि जितने भी सस्पिशियस डाउनलोड्स होते हैं या फिर स्पैम ईमेल्स होती हैं जिनमें अटैचमेंट्स होती हैं उनको खोलें नहीं, कोई इस तरह का लिंक नहीं खोलें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें, कोई ईज़ी पासवर्ड्स ना यूज़ करें, अपने सिस्टम को सॉफ्टवेयर को अपडेटेड वर्जन रखें ताकि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे ओवर द इंटरनेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 222 और इस मॉड्यूल में हम जो थ्रेड पढ़ रहे हैं दैट इज़ फायर, फ्लड, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज़। मॉड्यूल में हम कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारे सिस्टम को, हमारे डेटा को डैमेज पहुंच सकता है। फर्स्ट इज़ फायर। कंप्यूटर डेटा के लिए ये इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। इस फायर की वजह से आपके कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, सर्वर्स, बैकअप डिवाइसेस सब डैमेज हो सकती हैं। देन नेक्स्ट मेजर थ्रेट इज़ फ्लड यानी सैलाब वगैरह। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से इस तरह के हाई फ्लड सिचुएशंस में जो आपके डेटा सेंटर्स हैं जिनके अंदर सर्वर्स मौजूद है जिन पे तमाम डेटा स्टोर्ड है उनको नुकसान पहुंच सकता है। आपके नेटवर्क इक्विपमेंट्स को, कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंच सकता है। देन इट इज़ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है कोई अपसेट या अनहैप्पी एम्प्लॉय जो कंपनी से या फिर कंपनी में किसी से इंटेंशनली अपसेट हो और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी से किसी एम्प्लॉय को फायर किया जाता है तो जाने से पहले वो जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो डिलीट कर दे, कंपनी के पासवर्ड्स लीक कर दे, कोई वायरस इंस्टॉल कर दे या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा ले, तो ये इनसाइडर थ्रेड भी कहलाता है जब कोई अंदर का बंदा अटैक करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। इन तमाम मसलों के ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस क्या हैं कि फायर वगैरह की सिचुएशन में कंपनीज इंश्योरेंस लेके रखती हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन के बाद डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उन इंश्योरेंस के पैसों से दोबारा से ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे जा सकें, जितना भी डेटा है उनको बैकअप करके रखा जाता है और जो स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, जगह-जगह डेटा सेंटर्स में रखे जाते हैं, एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरह की सिचुएशंस में इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेटा सेंटर्स में पानी वगैरह नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि हो सकता है आग से इतना ज़्यादा नुकसान ना हो जितना उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए जो पानी यूज़ किया जा रहा है उससे नुकसान जो है क्योंकि वहाँ पे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होती हैं। इस वजह से ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होती हैं, स्पेशल गैसेज़ यूज़ किए जाते हैं, जो आग को बुझा सके बगैर पानी के ताकि इस तरह की कंप्यूटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। और फ्लड सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि आप इस तरह की जगहों पर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर इस तरह के फ्लड बार-बार आते हैं और आने के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो आप इस जगह पर अपने बिल्डिंग्स में डेटा सेंटर्स बनाएँ ही नहीं, ऐसी जगहों को अवॉइड करें। देन जिस तरह के एम्प्लॉइज़ होते हैं जो अपसेट होने की वजह से कंपनी को वो डैमेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लिए कंपनी जो है वो एक्सेस कंट्रोल ती हैं। यानी जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ हैं वो सिर्फ़ उन्हीं फाइल्स को, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो उनकी जॉब से रिलेटेड हैं। जैसे जो एचआर स्टाफ है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैंडल नहीं कर सकते, जो सेल्स स्टाफ हैं वो सर्वर सेटिंग्स को हैंडल नहीं कर सकते। इसी तरह जो बैकअप को हैंडल कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज़, वहाँ पर भी उस बैकअप को मल्टीपल जगहों पर स्टोर किया जाता है ताकि अगर कोई एम्प्लॉयी इम्पोर्टेंट फाइल्स डिलीट कर दे तो उसको रिस्टोर किया जा सके। क्लाउड इसके लिए जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है दैट इज़ आइडेंटिटी एज़ अ सर्विस। आइडेंटिटी एज़ अ सर्विस एक ऐसी क्लाउड सर्विस है जिसमें प्रोवाइडर्स आपके यूज़र अकाउंट्स को, लॉगिन परमिशंस को, एक्सेस कंट्रोल्स को मैनेज करते हैं। हम पहले मिड टर्म में एक मॉड्यूल में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ सिंगल साइन ऑन। यानी सिर्फ़ एक जगह पर लॉगिन करके आप तमाम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको बार-बार हर वेबसाइट यूज़ करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेथड होते हैं इसके ज़रिए आप सिर्फ़ ऑथराइज़्ड एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर अपना गूगल अकाउंट में लॉगिन हैं किसी ब्राउज़र के ऊपर, तो फिर उस गूगल अकाउंट से लॉगिन होने के बाद उस ब्राउज़र में आप जो-जो वेबसाइट्स यूज़ करेंगे, आप उसमें सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं। आपको हर जगह क्रेडेंशियल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आइडेंटिटी एज़ अ सर्विस की एग्ज़ाम्पल है सिंगल साइन ऑन। गूगल में आप सिंगल एक दफ़ा साइन इन करके बाकी वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर कोई एम्प्लॉयी कंपनी छोड़ता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिंपली उस एक सिंगल साइन ऑन वाले अकाउंट को डिसेबल करता है और उससे कनेक्टेड जितनी भी क्लाउड सर्विसेज होती हैं उसका एक्सेस डिसेबल हो जाता है इंस्टेंटली।
तो ये आइडेंटिटी एज़ अ सर्विस वाला सॉल्यूशन हो गया डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज़ वाले प्रॉब्लम के लिए। बाकी जो फायर और फ्लड वगैरह की नेचुरल डिज़ास्टर्स वाली प्रॉब्लम है, तो क्योंकि क्लाउड में आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर रहे होते, ये सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो ज़्यादातर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जिनके मैसिव डेटा सेंटर्स होते हैं। उनके पास तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती है इस तरह के डैमेजेस के साथ डील करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 223 और इस मॉड्यूल में हम जो थ्रेड पढ़ेंगे दैट इज़ लॉस्ट इक्विपमेंट एंड डेस्कटॉप फेलियर। नाउ लॉस्ट इक्विपमेंट मतलब आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट लॉस्ट हो जाए, खो जाए या चोरी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ अपनी डिवाइस नहीं खो रहे होते, बल्कि आपकी उस डिवाइस में मौजूद जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उससे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों, आपके पासवर्ड्स हों, आपकी आइडेंटिटी सबसे बड़ी चीज़, इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, कोई मिसयूज़ कर सकता है। और अगर उस डिवाइस में कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो ये डैमेज उस सिचुएशन में और भी बड़ा होता है। नाउ इस तरह की लॉस्ट डिवाइस की प्रॉब्लम के लिए जो ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन है दैट इज़ बैकअप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लैपटॉप खो जाता है तो स्टिल आपका डेटा क्योंकि बैकअप में किसी दूसरी जगह मौजूद है, तो आपका डेटा लॉस नहीं हुआ। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें ताकि आपकी डिवाइसेज़ इन पासवर्ड से, फिंगरप्रिंट से, पिन से सेव रहें। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं इवन दो वो जो एक्सपीरियंस्ड हैकर होते हैं वो क्रैक कर सकते हैं, बट स्टिल जो ऑर्डिनरी चोर वगैरह होते हैं, उससे आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इन लॉस्ट डिवाइसेस के, लॉस्ट इक्विपमेंट के इशू के लिए क्लाउड जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्योंकि आप अपना डेटा ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन स्टोर कर रहे होते हैं, तो आपकी फाइल्स सिंक्रोनाइज रहती है अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जब आप किसी एक जगह पर डेटा अपडेट करते हैं तो तमाम कनेक्टेड डिवाइस पर वो अपडेट हो जाते हैं एक साथ। देन नेक्स्ट, डेस्कटॉप फेलियर का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर दे बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल इशू, जैसे कि हार्डवेयर फेलियर, हार्ड डिस्क फेलियर, मदरबोर्ड में कोई इशू हो जाए, पावर इश्यूज हो जाए। तो अगर आपका डेस्कटॉप काम करना बंद कर देते तो आप अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, और अगर कोई बैकअप नहीं होगा तो हो सकता है कि आपकी अनसेफ फाइल्स या जो भी डेटा है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाए। इसके लिए जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस है वो ये है कि कंपनीज बैकअप यूज़ करती हैं, इस तरह के ब्रोकन डेस्कटॉप को रिप्लेस कर दिया जाता है और किसी नए कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है और जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो भी इंडिविजुअल इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपना काम कंटिन्यू करने के लिए। बट क्लाउड जो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो ये है कि बजाय इसके कि आप अपने लोकल डेस्कटॉप पे हर चीज़ स्टोर करें, एम्प्लॉइज़ या फिर जो भी इंडिविजुअल लोग हैं वो क्लाउड डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। यहाँ पर क्या होता है कि एक एम्प्लॉइज़ या जो भी इंडिविजुअल इंसान है वो एक वर्चुअल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे होते हैं जो किसी क्लाउड पर रन कर रही होती है, लोकल मशीन पर रिलाई करने के बजाय। इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के अलावा डेस्कटॉप एज़ अ सर्विस भी होता है जिसमें कंप्लीट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड प्रोवाइडर के ज़रिए यूज़र को, जिसको बिल्कुल एक किसी भी लोकल कंप्यूटर की तरह यूज़ किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर किसी वजह से डेस्कटॉप फेल हो जाता है तो आप सिंपली जाकर दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी डेस्कटॉप रिपेयर की, डेटा रीस्टोर करने की या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिया गया है ट्रेडिशनल सॉल्यूशन और क्लाउड सॉल्यूशन के बीच में, वो आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 224 और इस मॉड्यूल में हम जो थ्रेड पढ़ेंगे दैट इज सर्वर एंड नेटवर्क फेलियर। सर्वर फेलियर देखने से पहले हम देखते हैं सर्वर क्या होता है। एक ऐसा पावरफुल सर्वर, एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो बाकी तमाम कंप्यूटर्स को सर्विसेज और डेटा प्रोवाइड करता है। ऐसे अगर एक रेस्टोरेंट का किचन है तो उसमें जो एक किचन है ये सर्वर है और जो कस्टमर्स है वो यूजर्स है। अगर किचन काम करना बंद कर दे तो कस्टमर्स को खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई सर्वर फेल हो जाए तो यूजर्स जो हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को या फाइल्स को। तो सर्वर फेलियर का मतलब होता है जब कोई सर्वर काम करना बंद करता है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर फेलियर, पावर प्रॉब्लम्स या फिर सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क फेल हो जाए। जब कोई सर्वर काम करना बंद कर रहा होता है तो सर्वर को सर्वर से जितनी भी कंप्यूटर्स को सर्विसेज दी जा रही होती हैं वो सर्विसेज भी अनअवेलेबल हो जाती हैं। नाउ आपके मॉड्यूल में ब्लेड सर्वर की एग्जांपल दी है। ब्लेड सर्वर एक स्मॉल, बहुत बारीक सा ऐसा सर्वर होता है जो बहुत लार्ज सर्वर कैबिनेट में फिट हो जाता है। ये ब्लेड सर्वर साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है कि उनको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर किसी कैबिनेट के अंदर बहुत सारी ड्रॉर्स हैं तो अगर कोई एक ड्रॉर टूट जाती है किसी वजह से तो आप उसको निकाल के दूसरी लगा सकते हैं, आपको पूरा कैबिनेट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई एक ब्लेड सर्वर फेल हो जाता है तो सिंपली आप उसे रिमूव करके दूसरा ब्लेड सर्वर ऐड कर सकते हैं।
इसका ट्रेडिशनल सॉल्यूशन ये है कि कंपनीज़ अक्सर रिडंडेंट सर्वर्स रेडी रखती हैं, यानी एक्स्ट्रा सर्वर्स रेडी रखती हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा बैकअप में अगर कोई चीज़ अवेलेबल हो। तो अगर कोई एक सर्वर काम करना बंद कर देता है, तो सर्वर भी जो बैकअप में रखा होता है, वो फ़ौरन से टेक ओवर कर लेता है, जिससे डाउन टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, बैकअप सर्वर्स होते हैं, ऑटोमैटिक फेल ओवर सिस्टम्स होते हैं जो बहुत ही एडवांस्ड होते हैं, किसी फेलियर की सूरत में फ़ौरन से टेक ओवर कर लेते हैं। नाउ फेल ओवर क्या होता है? फेल ओवर कहते हैं जब फेलियर की सूरत में फेल्ड सर्वर ऑटोमैटिकली स्विच कर लेता है फ्रॉम द बैकअप सर्वर। नाउ नेटवर्क फेलियर में नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा कनेक्शन जो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है थ्रू इंटरनेट, वाईफाई या लोकल एरिया नेट। तो नेटवर्क फेलियर में क्या होता है, जब कनेक्शन कंप्यूटर्स को हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, ये बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो इसको नेटवर्क फेलियर कहते हैं। और ये हो सकता है बिकॉज ऑफ डैमेज्ड केबल, अगर कोई राउटर टूट जाए, डैमेज हो जाए, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विसेज इंटरनेट की प्रोवाइड कर रहे हैं, उधर उनकी तरफ से कोई इशू हो, या फिर कोई नेटवर्किंग डिवाइस में कोई फॉल्ट हो। ऐसी सिचुएशंस में यूज़र वेबसाइट, क्लाउड सर्विसेज को, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकते। इवन दो सर्वर्स परफेक्टली काम कर रहे हो, बट स्टिल नेटवर्क इज़ द बैकबोन। जैसे एनालॉजी देखते हैं कि अगर कोई आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट तो खुला हुआ है, लेकिन वो जो रोड जाती है उस रेस्टोरेंट तक, वो किसी वजह से ब्लॉक है, तो आप एज़ अ कस्टमर वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसी तरह सर्वर बेशक चल रहा हो, रन कर रहा हो परफेक्टली, लेकिन अगर नेटवर्क फेल है, तो आप स्टिल सर्विसेज को कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसका ट्रेडिशनल सॉल्यूशन क्या है कि जो होम यूज़र्स होते हैं, वो 4G 5G यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे होते हैं एज़ अ बैकअप इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर वाईफ़ाई काम करना बंद कर देता है, तो वो सिंपली मोबाइल डेटा पे स्विच कर जाते हैं। जो कंपनीज़ होती हैं, वो अक्सर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स से इंटरनेट कनेक्शंस ले रही होती हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीसीएल है, उनकी तरफ से जो नेट आ रहा है, उसमें कोई इश्यू आ जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग फाइबर पे शिफ्ट कर जाते हैं। उनके बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। देन जो क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं, जो क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं, वो तो कंप्लीटली इंटरनेट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो वो अपनी हार्ड ड्राइव, सॉरी गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, या फिर जो भी अमेज़न वेब सर्विसेज हैं, दूसरी क्लाउड सर्विस हैं, वो एक्सेस नहीं कर सकते। क्लाउड यूज़र्स के पास मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर कोई सेकेंडरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर बैकअप इंटरनेट होना ज़रूरी है इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, वो इस सर्विसेज देने के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस लेके रखें, बैकअप में नेटवर्क इक्विपमेंट्स लेके रखें, ताकि अगर कोई नेटवर्क इक्विपमेंट ख़राब होता है, तो वो उसको रिप्लेस कर सकें। और वो रिडंडेंट नेटवर्क पाथ्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी उनके पास मल्टीपल नेटवर्क पाथ्स होते हैं, ताकि अगर एक के साथ कोई इशू हो, तो दूसरा अवेलेबल हो। जिसकी वजह से वो 99% ऑफ द टाइम अपनी सर्विसेज को, सिस्टम को, सर्वर को अप टाइम में रखते हैं और डाउन टाइम में नहीं रखते। देन अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस। इसी के साथ ये मॉड्यूल ख़त्म हुआ। ये मॉड्यूल्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हमने 219 से 224 तक के मॉड्यूल्स कवर किए हैं। कल 6 मॉड्यूल्स, बाकी के 5 मॉड्यूल्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो, सो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Until the next video, Allah Hafiz.